Hello everyone, my name is Nandan Saxena and welcome back to my channel Aggregate Economic Solution। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स कवर किए थे, उसमें कुछ टॉपिक्स भी हमने कवर किए थे और आज हम अपनी वीडियो नंबर 13 में चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कवर करने की कोशिश करेंगे और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपके माइंड में इजीली बैठ जाए। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है और इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार डिमांड को याद कर लेते हैं जो हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में। अब भाई माइक्रो में पढ़ा था तो ऑब्वियसली हम डिमांड ही पढ़ेंगे। डिमांड मतलब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड। कौन सी डिमांड? इंडिविजुअल, क्योंकि माइक्रो की बात हो रही है। अब हम मैक्रो की बात करेंगे तो आपके सामने है, हम किसकी बात करेंगे? मैक्रो की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, क्योंकि हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की एग्रीगेट डिमांड। आई बात समझ में? हमने डिमांड पढ़ा था क्लास 11 में क्योंकि हमने माइक्रो की बात करी थी। अब क्लास 12 में हम मैक्रो की बात करें तो हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये कांसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया। माइक्रो मींस डिमांड, मैक्रो मींस एग्रीगेट डिमांड। इसीलिए हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन के साथ। ओके, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या कह रही है इसको हम लोग देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all the sectors of the economy are planning to buy at a given level of income during a period of accounting year। during a period of accounting year का मतलब आपको पता है कि हम एक साल की बात कर रहे हैं। अब सिंपल से वर्ड्स में हम समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि हम साल भर में, एक साल के अंदर कितने गुड्स और कितने सर्विसेज की डिमांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब हम खरीद नहीं रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम कितना इस साल में गुड्स को खरीदेंगे, कितने सर्विसेज को हम यूटिलाइज करेंगे। तो सिंपल से एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी में, पूरे इंडिया में जितने लोग रहते हैं वो कितने गुड्स की डिमांड करेंगे और कितने सर्विसेज की डिमांड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। इसका कांसेप्ट हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम कौन से गुड्स को इंक्लूड करते हैं? फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड आपको समझ में आ गया। एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक बार और देख लेते हैं, सिंपल सा, जो साल भर में हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, प्लान कर रहे हैं डिमांड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। कितना हम खरीदेंगे, कितना हम कंज्यूम करेंगे, कितना हम इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे एक इंडिविजुअल बंदे की बात नहीं हो रही है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, मतलब पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। और आगे समझते हैं इसको। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको याद कर लें। एग्रीगेट डिमांड के जो ये कंपोनेंट्स हैं इसको हम समझेंगे डिटेल में। एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट समझने के लिए शॉर्ट में हम सिंपल सा एक एडी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो गया तो आपको पूरा एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर समझ में आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इंपोर्ट। और इन दोनों को अगर हम एक साथ कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? हमारा निकल के आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या निकल के आ जाता है? हमारा नेट एक्सपोर्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपको एग्रीगेट डिमांड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या फॉर्मूला है? सिंपल है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आई बात समझ में? ये आपका एग्रीगेट डिमांड का पूरा फॉर्मूला हो गया। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हमने समझ ली, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, और इसको कंपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपोनेंट्स ऑफ एडी भी बोलते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ एडी हमारे इंडियन इकोनॉमी में हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब आप पूछेंगे सर पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर दिए? तो आइए देखते हैं। हमने दो इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया है। एक तो हमने बात करी
क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको बहुत ध्यान से समझना। कौन सी इकोनॉमी? क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी के भी अंदर हमने दो इकोनॉमी को पढ़ा है। एक तो है आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी और एक है आपकी थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, सिंपल सा आप याद कर लो। टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। टू सेक्टर की बात करेंगे तो सी प्लस आई, और थ्री सेक्टर की बात करेंगे तो एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी। तो तीन सेक्टर में हम बात करेंगे। टू सेक्टर मतलब 1 2, सी प्लस आई। थ्री सेक्टर में 1 2 एंड 3। तो ये क्लोज इकोनॉमी के अंदर टू सेक्टर और थ्री सेक्टर। टू सेक्टर का फॉर्मूला सी प्लस आई और थ्री सेक्टर का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी। ओके, अब क्लोज इकोनॉमी के बाद हम बात करेंगे ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या होता है? ओपन इकोनॉमी मतलब हम डोमेस्टिकली की तो बात कर रहे हैं, साथ में हम इंटरनेशनल की भी बात कर लेंगे। तो सिंपल सा ओपन इकोनॉमी का फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ भी लिया है। सिंपल सा एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस माइनस एम। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये आपका ओपन इकोनॉमी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एडी आपको समझ में आया। एडी के कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। कंपोनेंट्स प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। फिर हमने क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में डिवाइड कर दिया एडी के कंपोनेंट्स को। एडी के कंपोनेंट्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। नंबर 1 क्लोज इकोनॉमी एंड नंबर 2 ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में हमने टू सेक्टर मींस एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, और थ्री सेक्टर मतलब एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। और हम ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे तो होल इकोनॉमी की बात करेंगे, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये हमने एडी के फॉर्म डेफिनेशन पढ़ ली, एडी का फॉर्मूला और एडी के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट के साथ क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में बात कर ली। तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना पूरा आपको इसी तरह से इसको बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। क्या पढ़ेंगे हम? एग्रीगेट। अभी हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन को समझा और उसके कंपोनेंट को समझा। अब हम एग्रीगेट डिमांड को समझेंगे उसके शेड्यूल के साथ। शेड्यूल मतलब उसको कैसे हम ग्राफिकली और कैसे टेबुलर फॉर्म में हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं एग्रीगेट डिमांड को उसके शेड्यूल के साथ। एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड होता है कि हम जो प्लान एक्सपेंडिचर करते हैं पूरे साल भर में, कितना गुड्स एंड कितना सर्विसेज हमें कंज्यूम करनी है, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो आइए एग्रीगेट डिमांड को टेबल से समझने पहले से कुछ कंपोनेंट्स जो हमने समझे थे उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे आप मेरे सामने शेड्यूल देख रहे हैं, इस शेड्यूल में लिखा हुआ है जब इनकम 0 है तो आपका एग्रीगेट डिमांड कितना है? 30। जब इनकम 20 है तो आपका डिमांड कितना है? 35। 40 है तो 40, 60 है तो 45। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर जब इनकम 0 है, जब हमने कुछ कमाया ही नहीं, तो हम डिमांड कैसे करेंगे, हम एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? तो इसके पीछे कुछ इकोनॉमिकली कंसेप्ट्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। इकोनॉमिकली भी नहीं कह सकते, बेसिकली हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए साथ बात करते हैं। सपोज आपकी इनकम, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, आपकी नॉर्मल लाइफ डेली लाइफ में यूज होता है ये। आपकी इनकम सपोज 0 है, आपने कुछ नहीं कमाया, इनकम इज इक्वल्स टू 0 रुपीज। तो क्या आप कंजम्पशन कुछ नहीं करेंगे? क्या आप बिना खाए पिए सो जाएंगे? ऐसा होगा कभी नहीं। आपकी इनकम 0 होगी, बट आपका जो कंजम्पशन होगा, जो आपका कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। आपका कंजम्पशन ना तो कभी 0 हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा आपकी इनकम 0 हो, आप बिना खाए पिए सो जाए या बिना चीजों को यूटिलाइज करे सो जाए। ना आपका कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा, तो नेगेटिव तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता है।
तो फिर जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हम कंजम्पशन कैसे करते हैं? कंजम्पशन का मतलब उस चीज को कंज्यूम करने के लिए वो पैसा कहां से लाते हैं? उस पैसे को हम लाते हैं या तो किसी से बोरो करेंगे, ठीक है, या अपनी पास्ट सेविंग में से क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? पास्ट सेविंग में से विड्रॉ करेंगे। आगे बात समझ में? जब इनकम जीरो होगी, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, तो या तो बोरो करोगे कंजम्पशन करने के लिए, जब इनकम जीरो होगी या तो बोरो करोगे या अपनी पास्ट सेविंग जो आपने पहले पैसा जोड़ रखा है उसको आप क्या करोगे? सेव, जो आपने सेव किया है उसको आप विड्रॉ करोगे। आगे बात समझ में? तो कंजम्पशन आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। या तो आप बोरो करोगे या बोरो करने के साथ पास्ट सेविंग में से पैसा निकालोगे, मतलब जो आपने पहले पैसा सेव कर रखा था, जब आपकी इनकम ज्यादा थी तब आपने पैसा सेव कर लिया। जैसे अभी कोरोना वायरस में आप देख सकते हैं, इस पीरियड में क्या हुआ, लोगों की इनकम्स बहुत कम हो गई, तो लोगों ने कुछ पैसे को यूटिलाइज किया, लोगों ने अपनी जो पास्ट सेविंग्स थी, जो उन्होंने पैसा कुछ ना कुछ बचा के रखा था, उस पैसे को यूज किया, क्योंकि उनका कंजम्पशन तो कम नहीं हुआ ना। कम का मतलब जीरो नहीं हुआ ना, थोड़ा बहुत उन्होंने कम कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही जीरो कर दे कंजम्पशन, ठीक है। तो आपकी इनकम जीरो हो लेकिन आपका कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और समझ लेते हैं इसको, इनकम और कंजम्पशन में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे पॉजिटिव रिलेशन होता है देख लेते हैं। इनकम अगर आपकी बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा? इनकम आपकी बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी आपका बढ़ेगा, कंजम्पशन भी आपका बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा और आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होगी। इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, सेविंग बढ़ी और आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब एक मैक्रो की बात करें तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकम से हमारी बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं। सीधी सी बात है भाई, पैसा कमाओगे तभी तो पैसा खर्च करोगे, तभी तो अच्छा कंज्यूम करोगे, तभी तो अच्छा सेव करोगे, तभी तो अच्छी डिमांड करोगे। तो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन आवर इनकम। इफ इनकम इज इंक्रीज सो कंजम्पशन लेवल विल इंक्रीज, सेविंग विल इंक्रीज एंड एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एंड डिमांड। आई बात समझ में? इतना आपको ये क्लियर हो गया? ये बहुत इजी कांसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल लाइफ में है भाई, आपके पास इनकम होगी तभी तो आप चीजों को कंज्यूम करेंगे ज्यादा, तभी तो आप ज्यादा सेव करेंगे, तभी तो आप अच्छी डिमांड करेंगे। तो ये हमने इनकम का कांसेप्ट आपके सामने रख दिया है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस टेबल के थ्रू इसको समझते हैं कि ये टेबल क्या समझाना चाह रही है। चलिए देखते हैं इसको, चलिए आइए देखते हैं इसको। इनकम जीरो थी तो एडी आपका 30, 20 पे 35, 40 पे 40, 60 पे 45, 80 पे 50, 100 पे 55, 120 पे 60। अब ये इनकम और एडी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये एडी आया कैसे? हम बात करते हैं एडी, जब टू सेक्टर की बात करते हैं तो आपके क्लास 12 के अकॉर्डिंग टू सेक्टर मतलब सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन आपका कितना है? सपोज हम कंजम्पशन लेते हैं आपका 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। आपका इन्वेस्टमेंट हमने लेके एज्यूम कर लिया, कांस्टेंट एज्यूम कर लिया 10, 10, 10, 10। ये 10 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया कांस्टेंट। ये हम प्लान इन्वेस्टमेंट है कि हम एज्यूम कर लें कि हमारा इन्वेस्टमेंट 10, 10 रहेगा। और हमने देख लिया हमारा इनकम जीरो हो सकता है लेकिन हमारा कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस है। तो हमने इस तरीके से इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? आपका एग्रीगेट डिमांड का पूरा स्केड्यूल 0, 30, 20, 35, इस तरीके से हमने 120 तक 60 निकाला। जब हमारी इनकम 40 थी तब हमारा एग्रीगेट डिमांड कितना था? 40 था। आप इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं? आपको इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं आप इसको। आगे बात समझ में? क्योंकि अब इस केस में आपका जितना इनकम है और आपका उतना ही कंजम्पशन है। अब इसके बाद हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे? सेव करना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर जो हमारी सेविंग थी वो नेगेटिव में जा रही थी, अब यहाँ पे हमारी सेविंग जो है वो पॉजिटिव में जाने लगी। आगे बात समझ में? इसके अकॉर्डिंग हम एक शेड्यूल बना देते हैं। शेड्यूल बनाने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी आपको इसमें ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना है। आप सिंपल से 45 डिग्री से इनकम की लाइन लेंगे, दिस इज कॉल्ड इनकम। और आय आपका कांस्टेंट है। सपोज आपने आय इस तरीके से बना लिया 10, मतलब आय आपने इन्वेस्टमेंट आपका हो गया। इन्वेस्टमेंट के बाद आपका कंजम्पशन 20 और आपका एग्रीगेट डिमांड 20,
10 और 30। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। सिंपल सा है एग्रीगेट डिमांड का ये कंपोनेंट। ये हमने इसका शेड्यूल बना लिया और ये इसका हमने कर्व बना। तो ये आपकी नीचे जो हो जाएगी एक्स एक्सिस पे इनकम और ये आपकी हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड। ये आपने बना लिया एग्रीगेट डिमांड। तो इस तरीके से आप बना लेंगे सिंपल सा। ये जो है आपकी आय हो गया, ये इनकम की लाइन हो गई, ये कंजम्पशन की लाइन हो गई, ये आपकी और आपकी ये आपकी हो गई इनकम की लाइन बाय, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आर। तो इस तरीके से हमने एग्रीगेट डिमांड का पूरा शेड्यूल पूरा कंपोनेंट के साथ और कर्व के साथ समझ लिया। इस टॉपिक पे हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।